I'm with O.P. Dhankar, the National Secretary of the BJP. Mr. Dhankar has been with the BJP and with the RSS for several decades. From 2014 to 2019, he was the state president of the Haryana BJP, and in this capacity, he was also a minister of several departments, including animal husbandry. He's an expert on farm issues, formerly with the Kisan Morcha of the BJP. And I'm Jyoti Malhotra with the Tribune, and I have with me Pradeep Sharma with the Haryana Bureau of the Tribune newspaper that all of you have grown up reading. And we urge you today to become a subscriber of our YouTube channel and to follow our website and all our social media handles. But first of all, I'd like to welcome Mr. Dhankar to the Tribune. Sir, प्रणाम. आपका स्वागत है नमस्ते ट्रिब्यून में। ज्योति जी, प्रदीप जी। और सबसे पहले मैं आपको और आपकी पार्टी को आपके माध्यम से बधाई देना चाहूँगी कि बहुत बहुत मुबारक हो कि आप लोगों ने तीसरी दफ़ा हरियाणा के चुनाव में आपकी पार्टी बीजेपी जो है जीत के आई है, तो बहुत बहुत मुबारक। निश्चित रूप से इस बधाई के अधिकारी है भारतीय जनता पार्टी। और मैं जब प्रेसिडेंट था तो प्रदीप जी से मेरी बहुत मुलाकात होती रही है, और मैं इनको बार बार कहता था कि हमने एंटी इनकम्बेंसी को इनकम्बेंसी में बदलना सीख लिया है, और हरियाणा में भी हम तीसरी बार सरकार बनाएंगे, जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश, अन्य राज्यों में करते रहे हैं, और वो हम कर पाए। इसलिए संपूर्ण बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से मैं आपकी बधाई स्वीकार कर लेता हूँ। लेकिन ये भी आपको कबूल करना पड़ेगा धनकर साहब कि आप भी और आपकी पार्टी भी मेरे ख्याल काफी सरप्राइज थी कि आप जीत गए। देखिए, एक बात ये बताइए। नहीं, मैं पहले जो बात बता रहा हूँ सुन लीजिए। मैंने बार बार एक बात कही, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच में सब पत्रकार साथियों ने उसको छापा भी है कि देखिए, हम लोकसभा में एक तरह से बराबरी पर आ गए थे, बिल्कुल 5 कांग्रेस, और कांग्रेस बहुत उत्साह में थी। और बार बार जब मेरे से पूछा गया तो मैंने ये कहा कि हम इस चैलेंज को स्वीकार करते हैं। हमने ये मान लिया है कि हम बराबरी पर आए हैं। ये सेमीफाइनल है, फाइनल में हम उस चुनौती को समझते हुए बड़ी कुशलता के साथ खेलेंगे, हम वो कर पाए। और कांग्रेस जो है उस ज़्यादा उल्लास में रही, ज़्यादा उत्साह में रही, और उसके कारण से गलतियां करती चली गई, और हमको लाभ मिला, हम जीत कर आए। इसलिए हम तो कांग्रेस की गलतियों से, कांग्रेस की गलतियों की वजह से आप जीते। नहीं, कांग्रेस की गलतियां एक जगह पर है, उनकी अपनी गलतियां हैं, उनकी अपनी ऐसी मूर्खताएं हैं। मैं उससे भी बड़ा शब्द कह रहा हूँ, जो उन्होंने की है वो है ही है। जब 2 खिलाड़ियों के बीच में मैच होता है तो निश्चित रूप से जो दूसरा सामने वाला जीते नहीं है, नहीं, कांग्रेस की वजह, जो कांग्रेस ऐसा नहीं कह सकते। वहां भी हम बराबरी पर खड़े थे। अच्छा, उस समय भी लगभग 45 सीट पर थे हम। अब हम उससे बढ़कर 48 पर आए हैं, तो उस समय भी हम बराबरी पर खड़े थे। बराबरी से थोड़ा आगे निकल कर आए। वोट परसेंट भी देखेंगे तो हम उसी प्रकार से वहाँ उसी तरह की फाइट में से, जिस फाइट को हमने देखा था सेमीफाइनल में, उसी से हम समझ गए थे कि हमको बड़ी कुशलता के साथ बड़ी रणनीति, क्या रणनीति, क्या समझे थे आप? जो कांग्रेस पार्टी जो 5 सीटें जब जीती है लोकसभा में, तो उससे क्या सीखा? उससे हमने ये सीखा कि किस प्रकार से हमने अपने कैडर का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है। मैं घोषणा पत्र का भी जो है, कमेटी का भी अध्यक्ष था भारतीय जनता पार्टी का, जो संकल्प पत्र बना, हमने संकल्प पत्र भी अपना व्यवहारिक बनाया। कांग्रेस को दोबारा संकल्प पत्र जारी करना पड़ा। मतलब मान ले कोई गृहिणी चाय, गृहिणी कोई चाय बना रही हो और चाय बनाते बनाते बिगड़ जाए, दोबारा बनानी पड़े, तो आप उसी से समझ सकते हो। फिर उन्होंने अपने ही नेताओं की जैसे बेकदरी पर वो गए, तो उनकी अपनी गलतियां हुई। हमने अपने कैडर का श्रेष्ठ उपयोग किया, अपने एजेंडे का श्रेष्ठ उपयोग किया, और अपने मुद्दों को लोगों के सामने 10 वर्ष का जो काम था उसको उस प्रकार से लोगों के सामने लेकर गए कि लोगों का आशीर्वाद हमको मिला। धनकर साहब, एक जीत तो आपकी जो बीजेपी की हैट्रिक है बहुत ही सरप्राइजिंग थी। सारे जितने पोलस्टर थे, मीडिया था, सारे पत्रकार थे, सबको एक तरह से आपने सरप्राइज कर दिया। एक दूसरा बड़ा फैक्टर हरियाणा में माना जाता है कि जो जाट नॉन जाट का हम कहते हैं, 36 वर्ष विवेक का भी कुछ कहते हैं, तो आपके हिसाब से कुछ ये पोलराइजेशन ऑफ वोट्स का कुछ फ़र्क पड़ा इसमें इलेक्शन में? देखिए प्रदीप जी, मुझे आपके शब्द से एतराज़ है, और मैं चाहूँगा कि आप जैसे सुयोग्य पत्रकारों को इस प्रकार के शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं शर्मा नॉन शर्मा कहूँ तो आपको कैसा लगेगा प्रदीप शर्मा जी? कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है दिक्कत के आधार पे तो नहीं, ये किसी हर पार्टी और आपकी पार्टी भी करती है। नहीं, बिल्कुल मेरा ऐतराज है, इस प्रकार की शब्दावली का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। किसी एक कास्ट को नॉन करके कहा जाना, ये उचित नहीं है।
और इस बात को मैंने पहले भी और पत्रकारों से भी इस बात का एतराज़ किया है, आज आपके सामने कर रहा हूँ। ये नहीं कहा जाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस पर चलती है, सबको साथ लेकर चलती है। तो आपके हिसाब से हरियाणा की पॉलिटिक्स में कास्ट का कोई बड़ा फैक्टर नहीं रहा? देखिए, हमेशा ही रहेगा। सभी वर्गों की राजनीति का वो हमेशा ही रहेगा। कैंडिडेट देने में नहीं रहता क्या? जी, जातियां नहीं देखते क्या? सब चीजें देखी जाती हैं, लेकिन उसका प्रयास यही होता है कि सबका रिप्रेजेंटेशन हो। किसी को आइसोलेट करने की बात नहीं हो ना, अलग करने की बात नहीं, अलग करने की बात नहीं हो ना, अलग ढंग से देखने की बात नहीं हो। तो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। निश्चित रूप से हम कास्ट कॉम्बिनेशन देखते हैं, जब टिकट देते हैं तो देखते हैं। मैं अगर इस बात को नकारूंगा तो शायद मैं कुछ अलग कह पाऊंगा, गलत कह पाऊंगा। तो निश्चित रूप से हर जाति चाहती है कि उसका रिप्रेजेंटेशन सरकार में हो, हर पार्टी चाहती है कि हर वर्ग का रिप्रेजेंटेशन सरकार में हो। तो नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, वो सैनी समाज से आते हैं, तो आपको लगता है कि जो सैनी समाज है उनका एक रिप्रेजेंटेशन ठीक तरीके से हुआ है, और वो जो है उनके जो समाज के लोग हैं वो आगे अब बढ़ेंगे? नहीं, सभी का हो रहा है। वो मुखिया हैं, वो कैप्टन हैं, लेकिन सभी वर्गों से मंत्री आए हैं, सभी वर्गों से विधायक जीत कर आए हैं, समाज के सभी प्रमुख वर्गों से उसमें शामिल हैं। अनुसूचित जाति वर्ग से भी हैं, वाल्मीकि वर्ग से भी है, तो हमारे जिनको रविदास समाज कहते हैं उससे भी, मुस्लिम समाज हमारे साथ यहाँ, हमारे यहाँ हरियाणा में कम भी है। और हमारे लोग वहाँ विजय नहीं, हमारे लोग वहाँ विजय महेंद्रगढ़ में नहीं है, मेवात में है। मेवात में है, नू में है। नू मेवात एक ही बात है। उसमें देखो क्यों नहीं है, तो मुस्लिम समाज आपसे क्यों नहीं जुड़े? नहीं, हमने कैंडिडेट दिए तो हमारे कैंडिडेट विजय नहीं हो पाए। विजयी होते तो काम मिलता। हमारे पदाधिकारी रहे हैं उस नाते से, इसलिए हर वर्ग से, चाहे वो ब्राह्मण वर्ग है, चाहे वो अग्रवाल समाज है, चाहे वो जो है जाट समाज है, सभी वर्गों से मंत्री भी आए हैं, विधायक भी आए हैं, चाहे वो अनुसूचित जाति क्या कहते हैं पिछड़ा वर्ग है उनसे आए हैं। तो सभी का वो एक सुंदर, मैं कहूँगा कि एक जैसे अलग अलग फूलों को जोड़कर एक पूरा शानदार गुलदस्ता होता है, ऐसे शानदार गुलदस्ता हमारा विधायक दल भी है, और ऐसा शानदार गुलदस्ता हमारी सरकार यानी मंत्रिमंडल। एक इलेक्शन में ना एक बड़ा और भी बड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर तो नहीं है, खैर आईवर होता है। पिछले बारी भी जितने ऑलमोस्ट 2 या 3 मंत्रियों को छोड़ के, सीएम को छोड़ के बाकी सभी हार गए। 19 में भी ये हुआ था। ये क्या जो बड़े चेहरे हैं, जो बिग्स हैं बीजेपी के, आप भी इलेक्शन हारे, कैप्टन अभिमन्यु हारे और मंत्री हारे, सिर्फ सीएम को, अनिल विज को और मूलचंद शर्मा जी को छोड़ के बाकी सारे मंत्री हार। ये क्या है भाई, न्यू कमर जीत जाते हैं, बड़े लोग हार जाते हैं, इसका क्या मतलब है? निश्चित रूप से देखिए, इस सारे में कोई एक ही प्रकार का पैटर्न हमेशा होता है ऐसा भी नहीं है, लेकिन बहुत बार ये भी होता है जब अपेक्षाएं ऊंची होती है और अपेक्षाएं पूरी नहीं हो पाती है, तो कई बार उसमें से उनकी व्यक्तिगत रूप से भी एक एंटी इनकम्बेंसी बनती है कि लोग अपेक्षाएं लेकर चलते हैं कि हमको ये होना चाहिए था, ये बन गए थे, तो अब तो उस नाते से कई बार वो जो है उस अपेक्षाओं को जब पूरा नहीं कर पाते, तो लोकल लोगों में उस अपेक्षा पूरी नहीं होने के कारण से उनके बारे में जो एक मानस बनता है, तो उसी कारण से पीछे भी रहते हैं। नेचुरल है, पुनः भी लोग फिर जीत कर आते हैं। तो ये दोनों तरह के, तीनों तरह के पैटर्न, हर तरह के पैटर्न देखे जा सकते हैं। तो आपकी हार की क्या वजह? मेरी अभी की हार की वजह तो निश्चित रूप से ये है कि उस इलाके में जहाँ मैं चुनाव लड़के आता हूँ, अब लोकसभा में काफ़ी पीछे थे, 45,000 से पीछे थे, अभी लगभग 15,000 से मैं पीछे रहा हूँ। मैंने 52,000 वोट लिए, उस समय केवल 37,000 वोट हमको मिले थे, और वो उस क्षेत्र में था जहाँ भूपेंद्र हुड्डा जी चुनाव लड़ते हैं, एक तरह से उनकी लोकसभा है, और वहाँ ये बात बहुत प्रबलता के साथ थी कि भूपेंद्र हुड्डा की सरकार बन रही है। तो लोगों का ये था कि भाई हमारी सरकार बन रही है, उस नाते से इस इलाके का जो एक वो नारा लगाते रहे हैं कि भाई इस इलाके की सरकार बन रही है, तो उसका एक प्रभाव उस नाते था। इसलिए 10-11% वोट जो है वो हमको कम मिला। वो अगर ये वातावरण वहाँ ज़्यादा जोर से नहीं होता तो ये परिणाम नहीं आते। तो भूपेंद्र हुड्डा की सरकार बन रही है ऐसा लोग कह रहे थे। हाँ, वहाँ उस इलाके में इस बात काफ़ी प्रभावी थी उस इलाके में, क्योंकि वो उसी इलाके से आते हैं, उन्हीं की उसी लोकसभा, मेरी विधानसभा उसी लोकसभा में है, रोहतक लोकसभा। तो फिर आप कहेंगे कि हम जातिवाद पे खेल रहे हैं, लेकिन आप भी तो जाट ही हैं, भूपेंद्र हुड्डा भी जाट हैं, तो आपकी दोनों की अच्छी मतलब तगड़ी लड़ाई निश्चित रूप से होगी। वो तो निश्चित रूप से होती है। कोई भी किसी भी क्षेत्र में जो भी कैंडिडेट हैं उनके सामने चाहे कोई भी है, तो उस समय वो प्रतिपक्षी के नाते खेलते हैं, उसमें क्या विशेष बात है, वो रहेगा ही रहेगा। हम अपनी पार्टी से खेल रहे हैं, वो अपनी पार्टी से खेल रहे हैं, वो अपनी पार्टी का एजेंडा लेके आ रहे हैं, मैं अपनी पार्टी का एजेंडा लेके आ रहा हूँ, वो अपना घोषणा पत्र लेके आ रहे हैं, मैं अपना संकल्प पत्र लेके आ रहा हूँ। भाई जनादेश लेना यही तो तरीका है कि मैं अपनी बात कहता हूँ, वो अपनी बात कहते हैं, लोग जिसको पसंद करते हैं उसके साथ जाते हैं। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन 1 महीना होने को आया। आज देखिए 4 तारीख हो गई है, 8 तारीख को रिजल्ट आए थे, 1 महीना ऑलमोस्ट हो चुका है।
लेकिन कोई नायब सिंह सैनी की तरफ से कोई ऐसी कोई बात नहीं हुई। कैबिनेट उन्होंने अपना जरूर बना लिया है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है जो हमको पता चले कि हरियाणा की कांग्रेस एक नई सरकार जो इतने ऐतिहासिक जीत से जीत के आई है, कुछ पता ही नहीं चल रहा कि वो क्या करना चाहते हैं। अरे भाई कितनी अच्छी आते नौकरियां गई, उसकी इतनी शानदारी को गई है। बहुत अच्छी खरीद का सीजन था, बहुत समूथली खरीद का, धान की खरीद का पूरा खरीफ की फसल का जो है सीजन बहुत अच्छा चल रहा है। किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं आना, ये गुड गवर्नेंस होती है। अच्छा, आराम से लेकिन कोई मैंडेट जब आपको मिला है इतना बड़ा? बिल्कुल चीजें आगे बढ़ रही है, मैं बता रहा हूँ। इतनी अच्छी नौकरियां बिना खर्ची पर्ची की को इतनी शानदार गई है, प्रधानमंत्री जी ने भी प्रशंसा की है। और किस तरह से बहुत अच्छी खरीद चल रही है, किसान बिल्कुल उस नाते से आराम से खरीद में जो सेटिस्फाइड है, बहुत अच्छा उसका चल रहा है। और एक अपने तरीके से अब वो अपनी ब्यूरोक्रेसी को सेट कर रहे हैं। पहले उन्होंने पुलिस अधिकारियों के तबादले की हैं, अभी आज मैं देख रहा था उन्होंने डिप्टी कमिश्नर्स कुछ बदले, तो अपनी टीम सेट कर रहे हैं रोज नाते से। आप मैनिफेस्टो कमेटी के भी चेयरमैन थे। ये जो कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स एक है, कांग्रेस ने 2000 अनाउंस किया, आपने वो लेडीज को 2100 अनाउंस कर दिया। मतलब कॉम्पिटिटिव पॉलिसी ये कहाँ पे जाके रुकेगी? मतलब देखिए अब प्रदीप जी, आपने मेरे को बार बार सुना है आपने मेरे को, और कल भी मैंने इसके ऊपर काफ़ी अच्छा, कल भी काफ़ी मीडिया के साथी मुझे मिले थे, तो मैंने उनको कहा, मैंने अपने संकल्प पत्र को जारी करते समय भी कहा, और उससे भी पहले मैंने ये कहा है कि एक से अधिक बार आप लोगों ने कवर किया है कि जो भी घोषणा पत्र हैं, मैनिफेस्टो हैं, संकल्प पत्र हम कहते हैं, वो बजट के समानुपाती होने चाहिए। और बहुत सारी पार्टियों ने उनको बजट से बहुत आगे ले जाकर उनको बनाने का प्रयास किया। और मैं इसको कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले किया, और उससे जनादेश की लूट की, राजस्थान में की, 10 दिन में कर्जा माफ़। अब लोग राहुल का वो वीडियो दिखा रहे हैं, 4000 फार्मर्स ने सुसाइड किया। एक फार्मर ने वीडियो बनाते हुए राहुल जी का नाम लेते हुए सुसाइड किया कि आपके कारण मुझे मरना पड़ रहा है, कि आपने धोखा दिया जो ये कह रहे थे 10 दिन में कर्जा माफ़ हो जाएगा। इसी तरह से मध्य प्रदेश में वो रिपीट करके नहीं आए जब इस तरह की बातें करते थे। आज कर्नाटक की घटनाक्रम के कारण खड़गे साहब को एक तरह से ये कहना पड़ा कि ये गलती हो गई है, और ये हम कुछ गारंटियाँ पूरी नहीं कर सकते, और ऐसा नहीं करना चाहिए। ये हिमाचल में गोबर खरीद रहे थे, दूध खरीद रहे थे, 100 रुपये 80 रुपये किलो, 1500 रुपये महिलाओं को देने की बात कर रहे थे, कुछ भी OPS की बात कर रहे थे। ये सब में इनको पीछे हटना पड़ा है। इसलिए ये जो तरीका है, आप अगर आपका बजट अगर आप उसको अलाउ करता है, आपका कुल बजट कितना है, उसमें पूंजीगत बजट कितना है, पूंजीगत बजट में किस तरह से आप जो बता रहे हो उसको समावेश कर सकते हो, वो जो कर सकते हो वही करनी है। नहीं तो कितनी बड़ी बड़ी छूट, खटाखट कितनी बड़ी छूट थी। आप देखिए एक बार, 80 करोड़ लोगों को मोदी जी फ्री अनाज दे रहे हैं। अगर उसमें से 5 आदमी का भी परिवार में मानता हूँ तो 16 करोड़ होते हैं। एक महिला एक परिवार में कम से कम ये 1 लाख रुपए देने वाला, क्या 16 लाख करोड़ रुपए 48 लाख करोड़ के बजट में से कोई दे सकता है? ये खटाखट पूरा संपूर्ण झूठ था, जो संभव ही नहीं हो सकता था। इसी प्रकार से आपको याद होगा, लालू जी के बेटे ने कहा 1 करोड़ नौकरी देंगे। अगर 20,000 नौकरी भी देंगे, मतलब 20,000 रुपये भी देंगे, तो एक आदमी को 2,40,000 रुपये देंगे साल में, और 2,40,000 करोड़ रुपए 1 करोड़ लोगों का बन गया। और जिनका बजट ही पूरा बजट 3.25 लाख करोड़ हो, क्या 2,40,000 इस नई नौकरी वालों को दे सकते हैं, या नौकरी वो दे सकते हैं? संभव ही नहीं है। ये पूरा का पूरा जो चल रहा था, ये जो पूरा का पूरा चल रहा था, आपके जो प्रोमिसेस थे, हम बिल्कुल बजट के पहला मैंने 2019 का भी संकल्प पत्र मैंने बनाया था, और 24 का भी मैंने बनाया है। और हम ये ध्यान रखकर चलते हैं कि हम उसको पूरा कर सके रिसोर्सेज के माध्यम से। हमारा बजट उस प्रकार का बजट है हमारे पास, उस प्रकार का कि हम इसको पूरा करेंगे। जो एक बात हम कही है संपूर्ण करेंगे। सर, आप किसान मोर्चा के भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तो आज की तारीख में दोनों पंजाब और हरियाणा में बहुत एक बड़ा एक जो है बहुत ही क्राइसिस चल रहा है। हरियाणा में इतना बुरा हाल नहीं है जितना बुरा पंजाब में है। तो थोड़ा सा ये समझाएंगे हमारे दर्शकों को कि हरियाणा में भी ऑफिशियल्स की गिरफ्तारी हुई है हाल ही के दिनों में। मैं प्रदूषण की अलग से बात पूछूंगी आपसे, लेकिन थोड़ा सा ये समझाइए कि ये क्या क्राइसिस है इतना जो बड़ा हमारे सबके सामने जो है। आप पराली जलाने की बात कर रहे हैं? पराली जलाने की भी बात कर रहे हैं, और बाकी जो प्रोक्योरमेंट है
प्रोक्योरमेंट तो बहुत अच्छे से हो रही है। हरियाणा में प्रोक्योरमेंट की किसी मंडी में कोई भी दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से प्रोक्योरमेंट चल रही है। हरियाणा ऐसी स्टेट है, मैं जब मंत्री था तो हमने 14 फसलों की खरीद उस समय शुरू की थी, एक एक दाना खरीदते थे। और उसके बाद कोई कहीं कठिनाई नहीं है कहीं भी। आप एक मंडी बताइए कि उसमें प्रोक्योरमेंट नहीं हो रही है, सभी मंडियों में प्रोक्योरमेंट हो रही है, बड़ी आसानी से खरीद हो रही है। हरियाणा में प्रोक्योरमेंट की कोई दिक्कत नहीं है, सबसे बेस्ट प्रोक्योरमेंट वाली स्टेट है हमारी हरियाणा। ये जो थोड़ी कठिनाई आती है वो एक ही कठिनाई आती है कि किसान आजकल मशीन से धान निकालता है, सीधा मंडी में ले आता है, जिसमें नमी की मात्रा ज़्यादा होती है। और नमी की मात्रा के हमने उसमें प्रोविज़न बनाए थे, या तो नमी के हिसाब से पैसा काटेंगे और या जो है आप सुखा कर लाइए, क्योंकि ये जो विषय इसलिए है कि सरकार नहीं खरीदती है जी, खरीदती सरकार है लेकिन उपयोग कौन करता है? राइस सेलर लेके जाता है, वो हमने महीने अनुसार फिर हमको चावल देता है जो सरकार के पीडीएस सिस्टम में जाते हैं। इसलिए वो उसको कहाँ सुखाएगा, कहाँ ले जाएगा, या उसका कम पड़ेगा, आज वजन जो है उतना वजन कम पड़ेगा, तो उसका एक बड़ा साइंटिफिक सिस्टम हमने बनाया था। इसलिए हरियाणा में इस प्रकार की कठिनाई कहीं भी नहीं है। पंजाब में ये ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए पंजाब में शुरू से इस विषय में मैनेजमेंट कभी अच्छी नहीं रही। मैं कोई कभी भी मुझे इस प्रकार की इको नहीं आई कि जितना अच्छा मैनेजमेंट हमने करने की कोशिश की सारे सिस्टम में, उस नाते से हम इसमें बेटर कर पाते हैं, सभी राज्यों से बेटर कर पाते हैं। दूसरा जो पराली वाला विषय है, इस पर भी हमने बहुत प्रयासपूर्वक सीएनजी बनाने का प्लांट पानीपत में लगाने का किया है। पैलेट्स हम जो हमारे जितने भी पावर प्लांट्स हैं उनमें ये पैलेट्स जो है हम ले रहे हैं। बहुत सारे प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट को हमने प्रोत्साहित किया है कि वो इससे वो कुछ चीज़ें बनाने का काम जो पराली से बन सकती हैं, आप देखते हैं गांठ बना बना के वो ले जाके उसका काम करते हैं। और उस नाते से हमने काफ़ी जागरूक किया। और आपको याद है कि कितने सारे हमने जो है ये जो पराली ना जलानी पड़े इसके लिए जो एग्रीकल्चर के इम्प्लीमेंट्स हैं, उपकरण हैं, वो सारे के सारे जो है वो हैप्पीसीडर टाइप और ये बाकी सारी चीज़ें जो है किसानों को देने की कोशिश की। प्रदीप जी को तो याद होगा कि मेरे बेटे की शादी हुई तो मैंने उनसे कहा, जो है बात में जब वो आए मेरी पत्नी के भाई बात लेके, तो मैंने कहा हैप्पीसीडर लेकर आऊँगा। तो वो आपको आपके ट्रिब्यून की खबर में भी मिल जाएगा। इसके जागरण के लिए हम लगे, इसलिए हमारे यहाँ है लेकिन मात्रा कम है। अभी भी जला रहे हैं लेकिन बिल्कुल नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि देखिए मैं इसको ऐसा मानता हूँ, मैं ज्योग्राफी का विद्यार्थी हूँ और मैंने खेती किसानी के लिए लंबे समय तक काम किया है। खेत में आग लगाना माँ के गर्भ में आग लगाने जैसा है, क्योंकि जो भूमि की ऊपरी परत है उसी में सारे उपजाऊपन है, उसकी उर्वरता उसी में है, उसमें कितने जीव मर जाते हैं, कितना भारी पाप उससे होता है और उससे हमारी उर्वरता शक्ति खत्म हो जाती है। इसलिए ये किसी भी कीमत पर नहीं करना चाहिए। इसके लिए जो भी उसको उपाय करने पड़े किसान को, वो बाकी सब उपाय करने चाहिए। हमने ऐसे कस्टम हायरिंग सेंटर बनाए थे बीच बीच में कि वहाँ से आप थोड़े पैसे में उपकरण लेकर अपने इस काम को कर सकते हो। तो मैं पॉलिटिक्स की तरफ आप वापस आपको लाऊंगी और ये मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपने कहा कि नायब सिंह सैनी की सरकार अभी महीना खत्म हो रहा है और अभी उनको और समय थोड़ा सा देना चाहिए, तो क्या आप ये भी कह रहे हैं कि जो खट्टर साहब हैं, मनोहर लाल खट्टर, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, क्या वो दिल्ली से सरकार चला रहे हैं हरियाणा? नहीं, अपना वैसे चलाएंगे। वो अपना मंत्रालय, एनर्जी मिनिस्ट्री और उनके पास अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, उनके पास अपना बड़ा काम उनका है। हाथ दिखाई देता है सब? नहीं, कहाँ हाथ वगैरह तो कांग्रेस का कहा करते थे, वहाँ दिखाई देता है। तो कांग्रेस का हाथ दिखाई दे रहा है हरियाणा में? नहीं, ये हाथ का जो प्रचलन था वो हाथ के हाथ दिखाई दे, कांग्रेस का हाथ दिखाई दे रहा है हरियाणा के अंदर? नहीं, जो उसमें धनखड़ साहब आप तो देखो सरकार में बहुत देर रहे हैं, 5 साल मंत्री रहे, 14 से लेकर 19 तक। खट्टर साहब वो बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, आप उनके साथ एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। बिकॉज जो टीम वहाँ उस टाइम थी वही टीम अब है सैनी साहब के पास। मतलब जो बिल्कुल कोई बदलाव नहीं हुआ, कोई बदलाव नहीं हुआ। सीएमओ वही, मतलब क्या, मतलब ये एक्शन रिप्ले हो गया सर, एक्शन रिप्ले हो रहा है, मतलब जैसे। नहीं, ऐसा नहीं है। एक तो वो कांग्रेस वाला चुटकुला ध्यान से सुनिए कि हर बात में पहले कांग्रेस का हाथ बताया जाता था। हाथ जैसा विषय बीजेपी में नहीं होता है। तो इसलिए दूसरी बात यह है कि आप आज वो चीफ सेक्रेटरी बदल गए हैं, वो तो नए आ गए हैं, आप देख रहे हैं। वो भी सुना है उमा शंकर जी के बारे में पीछे मैंने खबर पढ़ी। तो देखिए प्रदीप जी जो कह रहे हैं कि विवेक जोशी जो नए चीफ सेक्रेटरी बने हैं वो भी सेंटर से ही, बताइए। वो तो कितने सारे हाई कमांड की सहमति से आए हैं और कहते हैं जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी सीएम। अच्छा प्रदीप जी, कोई क्या किसी भी अधिकारी के बारे में कोई ये कह सकता है कि हाई कमांड की सहमति से आया है?
क्या ये शब्द कहा इसका जा सकता मतलब है? आप कबूल कर रहे हैं कि नहीं, 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 हाईकमान नहीं, की नहीं, सहमति से ही आए हैं। निश्चित रूप से रहनी ही चाहिए। हाई कमांड क्यों भी केंद्र में सरकार हमारी है, जो भी अफसर केंद्र में जा रहा है या केंद्र से आ रहा है, सहमति तो है क्या ना। आप कह रहे हैं कि उसको- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर नहीं, अमित ये शाह आप कह की रहे हैं। सहमति से ही हरियाणा की चीफ सेक्रेटरी बन के आए हैं, यही कह रहे भैया, हैं मैं आप दूसरी ना बात- धनखड़ साहब? बिल्कुल, जो मैं कह रहा हूं कि क्यों नहीं सहमति होगी, सहमति होगी ना। लेकिन सर, आप सहमति को थोड़ा अतिरेक करके जहां कहना चाह रहे हो वहां मैं नहीं कहने दे रहा हूं। तो सहमति हाई कमांड, इसका निश्चित मतलब कि बीजेपी का रूप- हाई कमांड है, बिल्कुल कांग्रेस की तरह। अब बीजेपी का भी एक पूरी तरीके से एक हाई कमांड वो है। वो नहीं, कह- नहीं, वो नहीं, कह- नहीं, कहने की नहीं, मैं जैसे कह रहे थे, देखो आपने बीजेपी बड़ी स्टेजेस में देखी है, वाजपेयी की बीजेपी वाजपेयी के जमाने से और आप ये उनके पहले से बीजेपी, मतलब आपको क्या फर्क क्या लगता है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मैं 5 साल मंत्री रहा हूं। केंद्र की हमारी पार्टी अपने राज्य को चलाने की पूरी स्वायत्तता स्वतंत्रता देती है। हमारे राज्य के जो है नेताओं के निर्णयों पर भरोसा करती है। हम अपने हिसाब से जो आपने समय बताया उस समय चलते रहे। उसी प्रकार की स्वायत्तता स्वतंत्रता नायब सिंह जी को है। अधिकारियों का आना जाना, ऑफिशियल सहमति तो हमेशा ही रहेगी, वो रहनी ही चाहिए, क्योंकि केंद्र की सरकार भी हमारी है और राज्य सरकार भी हमारी है। नहीं हो तो भी अधिकारियों का आदान प्रदान तो सरकारों की सहमतियों से ही होता है। तो उस सहमति को आप रंग देने की कोशिश मत कीजिए। अच्छा, चलिए, ये बताइए मुझे नायब सिंह जी धनखड़ की साहब। अपनी टीम डेवलप हो रही है और वो डेवलप होती हुई टीम के साथ अपना काम जो है वो कर लेकिन रहे ये हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने कितने साल हो गए, आपको 20, 25, 30 साल तो हो गए आपको बीजेपी के अंदर, आरएसएस से आप जुड़े मैं हुए हैं बहुत। बीजेपी में 96 में आया, जब माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ के प्रभारी थे। उसी समय मैं बीजेपी में ज्वाइन हुआ। 78 में मैं आरएसएस का संयोजक बना। 80 से लेकर 96 तक मैं एबीवीपी का नेता था, छात्र नेता था, देशव्यापी काम मैंने उस समय भी 8 साल तक मैं नेशनल ऑफिस बैरियर था एबीवीपी में। तो उस समय एबीवीपी की केंद्रीय टीम में काम करने वाला व्यक्ति था। बाद में यहाँ हरियाणा बीजेपी में आया, मैं जिला अध्यक्ष भी बना भिवानी जिले का। 2 बार स्टेट का जनरल सेक्रेटरी रहा। फिर वेंकैया जी जब अध्यक्ष थे, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, मैं पार्टी का नेशनल सेक्रेटरी था। तो आप अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने से आप बीजेपी के अंदर हैं, आप ज़रूर वाजपेयी जी को अच्छे से जानते होंगे। तो ये बताइए कि तब की बीजेपी और आज की बीजेपी, तब वाजपेयी जी की बीजेपी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी, क्या फ़र्क है? देखिए, मुझे लगता है कि वर्तमान बीजेपी उसका विकास है, उसका विस्तार है। जब भी किसानों के लिए अटल जी जो है वो किसान क्रेडिट कार्ड लेकर आए, इंटरेस्ट रेट 18 से 9% किया। आज मोदी जी किसान सम्मान निधि के साथ खड़े हैं, फसल बीमा के साथ खड़े हैं। आज जो है किसानों को उनकी अच्छी मार्केटिंग मिले, इसके साथ खड़े हैं। तो जो मैं देख रहा हूँ डायरेक्ट पेमेंट के साथ खड़े हैं। उस समय भी किसान की चिंता थी, आज भी किसान की चिंता है। उस समय भी गरीब की चिंता थी, आज भी गरीब की चिंता है। उस समय सैनिकों का सम्मान, सैनिकों के जो है परिवारों का सम्मान होना शुरू हुआ। सैनिकों के शहीद स्मारक उस समय बनने शुरू हुए। आज भी सैनिकों को जो सुविधाएं, जो चीज़ें आगे बढ़ी हैं मोदी जी के, तो जो अटल जी जिस चीज़ को लेकर चले थे, मोदी जी ने उसको आगे बढ़ाया है। उस समय हम पूर्ण बहुमत में नहीं आते थे। तो आज की तारीख में भी लोकसभा के अंदर आपकी पूर्ण बहुमत नहीं है, लेकिन बीच में हम पूर्ण बहुमत के साथ हैं। बीच में आप थे, लेकिन हाँ, आज बीच की में तारीख पूर्ण में तो बहुमत नहीं की है। सरकार इसका हमने मतलब बनाए। वाजपेयी, अटल जी और मोदी जी की सरकार और भी करीब आती दिख रही है। नहीं, आप उसको नेगेटिव वे में ले जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, मैं तो पॉजिटिव ही कह रही हूं। फिर से आज हमारे पास अपनी सरकार है, हमारे साथियों के साथ एनडीए की सरकार है। अटल जी भी एनडीए की सरकार को लीड करते थे, बीच में हम पूर्ण बहुमत के साथ थे, तब भी एनडीए के साथ थे। और फिर से हम अगली बार फिर लौट के आएंगे। वो तो देखिए, आज की तारीख में जो एनडीए बहुत ही एक अलग किस्म का एनडीए है ना। उसमें अकाली दल है जो पहले सबसे बड़ा उसका एक कंपोनेंट होता था, ट्रेडिशनल आई ना शिवसेना है। और अब नहीं, उस महाराष्ट्र समय देखो 2 पार्टनर हमारे बड़े पार्टनर हैं, दोनों उस समय भी हमारे साथ सबसे रहे पुराने हैं। नीतीश जी भी साथ रहे हैं, नायडू जी भी साथ वो रहे आज के हैं। अब अकाली दल सिकुड़ गया तो क्या करें, उसमें कोई हमारी गलती थोड़ी है। और शिवसेना, शिवसेना भी अब वो 2 फाड़ हो गई तो उसमें कोई हमारी गलती थोड़ी है, उनकी अपनी गलती है। शिवसेना अपने आप को संभाल नहीं पाई तो 2 फाड़ हुई। अच्छा, तो आप धनखड़ साहब, आपने फार्मर्स के इशू की बात की। आप फार्मर्स इशू आपके हार्ट के बड़ा करीब है। बट फार्मर्स की 2 डिमांड बड़ी प्रोमिनेंट है। एक तो एमएसपी वाली जो लीगल गारंटी वाली है, एक दूसरी है भी फार्म वेवर जो लोन वेवर का है। किसानों ने बड़ा लंबा आंदोलन भी किया दिल्ली के बॉर्डर पे। तो आप क्या समझते हैं, आपने बड़ा माइन्यूटली इसको स्टडी किया, अभी लीगल गारंटी देने में क्या दिक्कत है? देखिए, मेरा राज्य तो ऐसा है जो सारे अनाजों को खरीद रहा है और लगातार 10 वर्षों से खरीद रहा है।
इससे बेहतर देश में कोई उसका प्रबंधन नहीं कर रहा है। हम इसमें सबसे बेहतर हैं। और जब हम ये नहीं कर पाए जिन फसलों के बारे में, उसमें भी हमने भावांतर भरपाई हम लेकर आए कि भैया हम आपको इसकी गारंटी देंगे, आपके सामान को फेंकने दे देंगे उस नाते से। तो हम तो इसमें सबसे अधिक, मतलब मैं कहूँगा कि सबसे अच्छे और वो हैं। और ये स्टेट का इशू है तो स्टेट के नाते से हम सबसे बेटर इसमें उस नाते से कर रहे हैं। जहाँ तक मैं ये मानता हूँ कि किसानों की आमदनी बढ़ाने का काम करना है, उसमें जितना इस समय में हुआ है। देखिए, मैं किसान मोर्चा अध्यक्ष था, आपको बात है, जानकारी है, 2 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष था किसान मोर्चा का। आपने उस समय मेरे सारे आंदोलन को भी कवर किया है जी। और मैं ये कह सकता हूँ कि इन 10 वर्षों में दलहन और तिलहन इनके दाम 3 गुना तक बढ़े हैं और धान और गेहूं इसका 60% तक बढ़ा है। मतलब ये बढ़ोतरी इस समय में हम करने में कामयाब हुए। जोखिम प्रबंधन का मैं जब मंत्री बना तो 6,000 रुपये कंपनसेशन मिलता था डिजास्टर मैनेजमेंट का, आपको याद होगा। पहली फसल पर हमने उसको 12,000 किया। मिनिमम कंपनसेशन भी 1.5-2 रुपये तक मिलता था, हमने उसको 500 किया। और दे रहे हैं ना जी, दे रहे हैं, देना चाहिए ऐसा नहीं कर रहा, हम तो दे रहे हैं। उससे आगे जाके जब आपको याद होगा, 2 घटनाएं आपको याद कराता हूँ। पहली फसल पर हमने 1,025 करोड़ रुपए दिया तो अभय सिंह चौटाला ने कहा कि सफ़ेद मक्खी आ गई है कपास पर, क्या करोगे आप? शायद विधानसभा के अंदर थे। 940 करोड़ रुपया हमने सफ़ेद मक्खी पर गया। अगला स्टेटमेंट भी याद होगा, अभय सिंह चौटाला विपक्ष के नेता थे, उन्होंने कहा धनखड़ साहब 2,000 करोड़ रुपये आपके पास पुरानी निकम्मी सरकारों के छोड़े हुए थे कांग्रेस के, वो आपने बांट दिए, आप उसकी वाई ले रहे हो, आगे क्या करोगे? उसी चिंता में से मैंने फसल बीमा योजना हरियाणा के लिए बनाई। मैं पीएमओ में लेकर गया, प्रधानमंत्री जी ने अरुण जेटली जी के यहाँ उसको भेजा। अरुण जेटली जी ने मुझे बुलाया और कहा धनखड़ जी अब इसको हम देश भर में लागू करेंगे। मुझे खुशी है उस बात की। और आज 1.5 लाख करोड़ रुपया किसानों के खाते में जा चुका है। 8,000 करोड़ रुपया हरियाणा के किसानों के खाते में जा चुका है। तो ये इतनी बड़ी 4,600 करोड़ रुपया डिजास्टर मैनेजमेंट के फंड से जा चुका है। तो 12,600 करोड़ रुपया केवल मेरे हरियाणा किसानों के खाते में जा चुका है। हमने उसको जोखिम फ्री करने में, हमने डायरेक्ट पेमेंट देने में, हमने उसकी सारी खरीद करने में, भावांतर भरपाई लाने में बेहतरतम काम किया आपने। अच्छा सर, मैं आपसे 1-2 सवाल, आखिरी 2 सवाल पूछना चाहूंगी और प्रदीप अगर आपके कोई सवाल हो। एक तो आप नेशनल सेक्रेटरी हैं बीजेपी के, अगला प्रेसिडेंट कौन है बीजेपी का? ये बीजेपी में कौन बता सकता है? बीजेपी में कोई भी नहीं बता सकता। क्यों? बीजेपी में ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं में से कोई होगा ये तो सब बता सकते हैं, लेकिन कौन होगा ये बीजेपी में कोई नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकते? नहीं, ये संभव ही नहीं है बीजेपी में। आप ये सवाल वर्तमान प्रेसिडेंट को करेंगे तो वो भी नहीं बता पाएंगे। आप देश के सर्वोच्च नेता को वो भी कहेंगे, तब फैसला होगा, तब आपके सामने आएगा। तो बीजेपी में ये कोई नहीं बता। आप कांग्रेस में बता सकते हो, राहुल होंगे, राहुल तो प्रियंका होगी या उनका कोई प्रियंका के बच्चे होंगे, किसको मालूम है? ये भाई किसी को भी नहीं मालूम होता। यहाँ जब तय होता है, जब बैठते हैं, जब प्रक्रिया शुरू होती है, तब चीजें आगे बढ़ती हैं। शुरू हो चुकी है। हाँ, अभी सदस्यता हो रही है। सदस्यता के बाद बूथ प्रेसिडेंट बनेंगे, फिर मंडल प्रेसिडेंट बनेंगे, बूथ प्रेसिडेंट के बाद फिर जिला प्रेसिडेंट बनेंगे, फिर स्टेट प्रेसिडेंट बनेंगे, फिर नेशनल प्रेसिडेंट का विषय आएगा, जब एक सहमति बनकर बीजेपी में उस प्रकार से नेशनल प्रेसिडेंट आते हैं। तो आज की तारीख में किसी को नहीं मालूम? नहीं, आप किसी को भी नहीं मालूम, मैं बता रहा हूँ। आप प्रधानमंत्री मोदी जी को भी नहीं मालूम? नहीं भाई, वो जो आज अगर आप पूछेंगे तो जवाब मेरे वाला मिलेगा। On this note, thank you all so much for watching Decode Haryana. I'm Jyoti Malhotra with the Tribune. Do follow us on our social media handles and subscribe to our YouTube channel. Thank you so much for watching.